हाजिर हूँ मैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन पार्ट 1 से। आज हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो सबसे पहले आइए जानते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं या देख पाते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हमारे आँखों का होना आवश्यक है और आँखों के साथ साथ प्रकाश का भी होना आवश्यक है, तब किसी वस्तु को हम लोग देख पाएंगे। प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है और सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। तो प्रकाश जो होते हैं वो दो प्रकार से हमें मिलते हैं, दो तरह से हमें उपलब्ध हैं, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तुओं को कहा जाता है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिसका स्वयं का प्रकाश हो, जिसका खुद का प्रकाश हो, उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। जैसे सूर्य, तारे या जलता हुआ बल्ब, वो उसका स्वयं का है रोशनी, तो उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है वैसे वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं कर पाते हैं। जैसे कि चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। आइए अब जानते हैं प्रकाश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। प्रकाश जो है उसका स्वयं वो अदृश्य होता है, और लेकिन जिस चीज़ पर वो पड़ता है उसे प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। जब प्रकाश की किरणें छोटी छोटी कणों पर पड़ती है तो वह कण प्रकाश को कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेता है और पुनः प्रकाश को चारों ओर फैला देता है। तो वैसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। सवाल ये है, परीक्षा में आ सकता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो जवाब होगा जब प्रकाश की किरणें छोटी छोटी कणों पर पड़ती है तो वह कण प्रकाश के कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेता है और पुनः उसी प्रकाश को चारों ओर फैला देता है। तो वैसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। अब जानते हैं किरण के बारे में। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। ये एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। सारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणों एक निश्चित बिंदु पर मिलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि ये बना हुआ इमेज है, एक डॉट है, इससे इस प्रकार की इसे किरण पुंज कहते हैं। अगला है समांतर किरण पुंज। वैसे किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि ये इमेज दिया हुआ है, अभिसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, जैसा कि ये इमेज दर्शा रहा है। अगला है पारदर्शी वस्तु। तो वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाता है उसे प्रकाशित या पारदर्शी वस्तु कहा जाता है। किसी भी चीज़ से आर पार जो प्रकाश हो जाता है तो वैसे वस्तु को कहा जाता है पारदर्शी वस्तु, जिससे कि शुद्ध जल, वायु, कांच इत्यादि। पारभासी, वैसे वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें कुछ पार होती हैं, कुछ परावर्तित हो जाती हैं, वैसे वस्तु को पारभासी कहा जाता है। जिससे होकर हमें धुंधला सा दिखाई देता है, साफ साफ ना दिखाई देता है, उसको पारभासी कहा जाता है। जैसे कोहरा, तेल लगा कागज़ या भींगा कागज़ या थिन पेपर और पारदर्शी वस्तु। तो उसी तरह से वैसे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार ना होती हो, अर्थात प्रकाश की किरणें परावर्तित ना हो, उसे अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है। जैसे किताब, टेबल, लकड़ी इत्यादि। पारभासी का मतलब हो गया जिससे प्रकाश आर पार हो पाए और हमें उस वस्तु के आर पार दिखाई देता है, वो पारदर्शी कहलाता है। जिस वस्तु के आर पार साफ साफ नहीं दिखाई देता है उसको हम लोग कहते हैं पारभासी। और जिससे
कुछ भी ना, वैसा वस्तु जिससे हमको कुछ भी ना दिखाई दे आर पार, जिसके आर पार कुछ भी ना दिखाई दे, वैसे वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है। अब जानते हैं हम परावर्तन के बारे में। किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के सतह या दर्पण पर पड़ने से के बाद माध्यम से वापस लौट जाती है, तो वैसे घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसा कि ये इमेज में हो रहा है, ये एक मिरर है, दर्पण है, इसके ऊपर प्रकाश पड़ा और ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये जो प्रकाश के ऊपर में आके पड़ रहा है इस तरह से किरण, इसको कहा जाता है आपतित कोण, कहा जाता है आपतित। ठीक है, आपतित किरण। और ये जो आके इधर रिफ्लेक्ट हो गया, इसको कहा जाता है परावर्तित। परावर्तित का अर्थात हुआ परिवर्तन हो गया, परावर्तित इधर से आके इधर चला गया। ठीक है, तो इधर से जो आ रहा है प्रकाश, इस आने वाले को कहा जाता है आपतित, और इधर जो रिफ्लेक्ट हो गया इसको कहा जाता है परावर्तित। ठीक है, उसके बाद है, ये तो आपको दर्पण हो ही गया। अब यहाँ पर एक कोण बनता है जिसको आपतन कोण कहा जाता है, और इधर एक कोण बनता है जिसको परावर्तन कोण कहा जाता है। बीच में एक रेखा है जिसको अभिलंब कहा जाता है। ठीक है, इसको आपतन बिंदु, यहाँ पे कोण पे आपतन बिंदु और ये परावर्तन बिंदु। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण बना आपतन कोण, और यहाँ पर जो कोण बना परावर्तन कोण। यहाँ पे एक दर्पण है, यहाँ से एक आ रहा है, फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो ये आने वालों को कहा जाता है आपतित, और ये जो चला गया इसको कहा जाता है परावर्तित। बीच में एक लाइन है, उसको कहा जाता है अभिलंब। यहाँ पे एक कोण बनाया, उस कोण को कहा जाता है आपतन कोण, और यहाँ पे जो एक कोण बना उसको कहा जाता है परावर्तन कोण। इसको एंगल आई कहा जाता है इंसिडेंट रे, और यहाँ पे एंगल आर बनता है रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु को कहा जाता है, लाइन जो पड़ा तो यहाँ पे एक बिंदु पड़ा, इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु, और ये जो बिंदु से निकल के चला गया तो परावर्तन बिंदु। ठीक है, आइए अब जानते हैं इन सभी के बारे में। आपतित किरण, किसी दिशा से आ रहे प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहा जाता है। परावर्तित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद जो अपनी ही दिशा में लौटती है, उसे लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। परावर्तक सतह, वस्तु के जिस सतह से प्रकाश की परावर्तन की घटना घटती है उसे सतह की परावर्तक सतह कहा जाता है। आपतन बिंदु, परावर्तक सतह से जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती है वैसे बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। अभिलंब, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। अब जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियमों को। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही ताल में होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में समान होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर कहलाता है। अब आज जानते हैं प्रतिबिंब के बारे में, छाया के बारे में, इमेज के बारे में। किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद परावर्तित किरण जिन वस्तु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु स्रोत को वस्तु के प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे कि ये एक इमेज से दर्शाया हुआ है। यहाँ पर एक मिरर है और इस वस्तु, यहाँ पर एक वस्तु है। अच्छे से इमेज को देख ले किस तरह से हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब जिसे रियल इमेज कहा जाता है, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे वर्चुअल इमेज कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब जो वास्तविक
या ये भी कह सकते हैं वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और सेम इसी प्रकार इसका विपरीत होगा, वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सके उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। एक जानकारी के लिए एक नोट्स है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टा तथा दर्पण के आगे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष सीधा तथा दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के आगे बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो पीछे बनता है। अब जानेंगे दर्पण के बारे में। तो वैसी चिकनी एवं चमकीली सतह जिससे प्रकाश का आसानी से परावर्तन तथा जिसकी एक सतह रंजित या रंगा हुआ हो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और वलीय दर्पण। समतल दर्पण वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल या बराबर हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण हमेशा इस प्रकार से दिखाया जाता है। ठीक है। समतल दर्पण का गुण। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब वस्तु सापेक्ष के सदैव सीधा बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसलिए इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। समतल दर्पण में दर्पण वस्तु जितना आगे होता है उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी आपस में दोनों बराबर होती है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा हमेशा होता है। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोल के आकार का हो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। कुछ तथ्य जानने के लिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोल का बना होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक सतह की ओर तथा उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के विपरीत होता है। वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोल का बना है उस खोखले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसे आर से सूचित किया जाता है। ध्रुव। परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे पी से सूचित किया जाता है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य या प्रधान अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु को काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है, जिसे एफ के द्वारा सूचित किया जा सकता है, जिसे इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। ठीक है। फोकस दूरी, फोकल लेंथ। मुख्य फोकस तथा ध्रुव तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिससे एफ के द्वारा सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण जो होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वैसे दर्पण को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह जो होता है वो धंसा होता है तथा रंजित सतह उभरा होता है, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है, जिस प्रकार से ये इमेज में दर्शाया गया है। उत्तल दर्पण। कन्वेक्स मिरर। वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो तथा रंजित सतह धसी हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, जैसा कि ये चित्र में दर्शाया गया है। अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से गुजरता है, जैसा कि यह सचित्र दर्शाया गया है। जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद परावर्तन किरण मुख्य अक्ष के समांतर से गुजर जाती है। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद परावर्तित किरण उसी पथ पर लौट आती है। जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद जितना कोण के साथ आती है उतना ही कोण के साथ परावर्तित हो जाती है, जैसा कि इस इमेज में पूर्णतः दर्शाया गया है। अगला है अवतल दर्पण में कोई प्रतिबिंब बना। जब वस्तु ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच में रखी जाती है तो A और B वस्तु A1 और B1 प्रतिबिंब बना सकता है, जैसा कि इस इमेज में दर्शाया गया है कि यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। जब मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी जाती है तो जब वस्तु फोकस दूरी पर
ध्रुव के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा और दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। इसकी प्रकृति जो है वो काल्पनिक होती है। दूसरा है, जब वस्तु के मुख्य फोकस पर रखी जाती है कोई वस्तु को तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है अनंत बनता है, जैसा कि इमेज में दर्शाया जा रहा है। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो अनंत बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है तथा दर्पण के आगे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होता है। इसकी प्रकृति जो है वो वास्तविक होती है। जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच रखी जाती है तो ऐसा इमेज फॉर्म होता है। जब वस्तु मुख्य फोकस पे तथा केंद्र के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तथा वक्ता केंद्र के बीच बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। इसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। इसकी प्रकृति जो है वो वास्तविक होती है। और जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी जाती है तब जो है वो इस तरह का इमेज फॉर्म होता है, जैसा कि सचित्र दर्शाया गया है। जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर बनता है। प्रतिबिंब तथा आकार वस्तु के सापेक्ष बराबर होता है। इसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है और इसकी प्रकृति जो है वो वास्तविक होती है। जब वस्तु अनंत तथा वक्ता केंद्र पर रखी जाती है तो इस तरह का इमेज फॉर्म होता है। और अनंत पर जब रखा जाता है तो केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वक्ता केंद्र के मुख्य फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के सापेक्ष उल्टा और छोटा होता है। इसकी प्रकृति जो है वो वास्तविक ही होती है। अगला है, जब वस्तु अनंत पर रखा जाता हो तो इस तरह का इमेज जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है। और जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है तब वस्तु के प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। इसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष बहुत ही छोटा होता है। इसकी प्रकृति जो है वो वास्तविक होती है। अब जानेंगे उत्तल दर्पण में प्रकाश का जो है वो परावर्तन कैसा होता है। जब प्रकाश की मुख्य किरणें अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण के परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण मुख्य फोकस से निकलती है, जैसा कि इमेज में शो हो रहा है, ठीक है, बताया जा रहा है। जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद परावर्तन किरण जो है वो मुख्य अक्ष से समांतर ही लौट आती है। इमेज को आपको देखते रहना है और जानने की कोशिश करना है। जब प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र पर आपतित होती है तो किरण से परावर्तित होने के बाद परावर्तित किरण अपने ही पथ पर लौट आती है। जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो किरण से परावर्तन होने के बाद परावर्तन जितना कोण के साथ ही उतना कोण के साथ वापस लौट आती है, जैसा कि इमेज में शो हो रहा है। और जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है मुख्य फोकस पर बनता है। इसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष बहुत ही छोटा होता है। इसकी प्रकृति जो है वो वास्तविक होती है। अब जानेंगे उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। तो जब वस्तु को ध्रुव से अनंत तक रखा जाता है तो उसके बीच में इस तरह का इमेज फॉर्म हो जाता है। जब वस्तु के वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है और इसकी प्रकृति जो है वो काल्पनिक हो जाती है। और जब वस्तु को अनंत पर रखी जाती है तब वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब इसका बिल्कुल छोटा हो जाता है और इसकी प्रकृति जो है वो काल्पनिक हो जाती है। गोलीय दर्पण में वक्ता त्रिज्या का फोकस दूरी संबंध r बराबर 2f या f बराबर r/2। तब ऐसा माना गया है कि mn एक अवतल दर्पण है, mn जो है वो अवतल दर्पण है, ठीक है। आपकी किरण ये भी है जो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, जिसके लिए ए बी पैरेलल PC तथा PC इज इक्वल टू R और RF इज इक्वल टू F है। इस प्रकार से ये सॉल्व हुआ है। R इज इक्वल टू 2F या F इज इक्वल टू R/2 भी लिख सकते हैं। C को B से मिलाया गया है जो कि BC एक अभिलंब है। AB इज इक्वल टू PC है। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCF। एंगल BCF इज इक्वल टू इंसिडेंट है। और ट्रायंगल BCF में एंगल R इज इक्वल टू एंगल I है जो कि परावर्तन का नियम से है। और ट्रायंगल एंगल BCF इज इक्वल टू एंगल CBF और BF इज इक्वल टू CF एक हमारा समीकरण 1 आ गया है। तो जब प्रकाश मुख्य अक्ष के अति निकटतम होती है तो PF इज इक्वल टू CP दूसरा समीकरण आ गया। PC इज इक्वल टू PF प्लस CP है और PC इज इक्वल टू PF प्लस PF है, इसलिए PC इज इक्वल टू PF आया और R इज इक्वल टू 2F या R/2
2 आ गया, ये प्रूव्ड हो गया। एक जानने योग्य सवाल है, आवर्धन। वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। उत्तल दर्पण का आवर्धन जो है वो सदैव धनात्मक होता है। अवतल दर्पण में आवर्धन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो पार्ट 1 के लिए बस इतना ही। अब हम जानेंगे अगले क्लास में पार्ट 2 वीडियो में अपवर्तन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।